भगत सिंह ऐसे इकलौते क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी मौत को खुद डिजाइन किया था। 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो चाहते तो अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वकील कर सकते थे, लेकिन ना तो सैंडर्स की हत्या की सुनवाई के लिए और ना ही सेंट्रल असेंबली में बम धमाके की सुनवाई के लिए उन्होंने कोई वकील किया और इस तरह से उन्होंने अपनी नियति को खुद चुना था। लेकिन बार बार एक सवाल उठता है कि महात्मा गांधी और नेहरू चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। महात्मा गांधी ने कहा, चाहे वो कोई भी हो, उसे सजा देना मेरे अहिंसा धर्म के खिलाफ है। तो मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था, ऐसा सब करने की कोई वजह नहीं हो सकती है। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने फांसी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, कई मुलाकातें की, 23 मार्च को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार हुई। सच क्या है तो सिर्फ गांधी जी को ही पता था, लेकिन अलग अलग सोर्सेज के आधार पर कहा जाता है कि गांधी ने भगत सिंह की फांसी टालने के लिए प्रयास किया था। आइए जानते हैं क्या कहा और माना जाता है इस मामले में। दरअसल सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह एक ही विचारधारा के थे, जबकि गांधी और नेहरू उनसे थोड़ा अलग मत रखते थे। महात्मा गांधी तो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, लेकिन इसके बावजूद अगर नेहरू और गांधी चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचा लेते। कई बार यह भी आरोप लगते हैं कि नेहरू ने चतुराई से इतिहास के पन्नों में अपने लिए वह जगह बना ली जो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस को मिलना चाहिए थी। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी, तब उनका कद भारत के सभी नेताओं की तुलना में बहुत ज्यादा था। पंजाब में तो लोग महात्मा गांधी से ज्यादा भगत सिंह को पसंद करते थे। यही वजह है कि भगत सिंह को फांसी मिलने के बाद गांधी जी को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें बचाया जा सकता था, तो क्या वाकई ऐसा था? ये सिर्फ ख्याल है। उन्होंने बोला था, हवा में रहेगी मेरी ख्याल की बिजली, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ए मुस्त है खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। 27 दिसंबर 1907 को जब वो पैदा हुए थे और 23 मार्च 1931 को फांसी में चढ़कर वो शहीद हो गए थे। भगत सिंह ने इन लाइनों को अपनी जेल डायरी में लिखा था। ये लाइन अपने आप कुछ बयान कर दे, फिर भी परिस्थितियों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सैंडर्स की हत्या के बाद भगत सिंह, राजगुरु और जयगोपाल भाग निकले थे। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में धमाके के बाद भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के लिए वहां से भाग जाना मुश्किल ही नहीं, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने पर्चे फेंके और क्रांतिकारी नारे लगाने लगे। मकसद देश और दुनिया को संदेश देना था उनका, जिसमें वो पूरी तरह से सफल भी रहे थे। देखिए, हम बोर्ड में दिखाएंगे अब आपको। ठीक है, गिरफ्तारी के बाद 7 मई 1929 को जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह की तरफ से आसफ अली कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट में जब लंच टाइम हुआ तो भगत सिंह ने कोर्ट रूम में मौजूदा अपने पिता किशन सिंह से साफ तौर पर कहा था कि सरकार उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए तुली हुई है, लिहाजा मतलब चिंता करने से कुछ नहीं होगा, उनकी फांसी तय है। और अगले दिन 8 मई को जब भगत सिंह को बयान देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। देखिए, सेशन कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तो भगत सिंह ने माना कि उन्होंने बम फेंका है, क्योंकि इंग्लैंड को जगाने के लिए बम फेंकना जरूरी था। कोर्ट ने अपने लंबे फैसले में कहा कि बम फेंकने के दोषी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, लेकिन अभी भगत सिंह के खिलाफ एक और बड़ा मुकदमा बाकी था। वो कौन सा था? सैंडर्स की हत्या का मुकदमा। इसकी शुरुआत 10 जुलाई 1929 से हुई। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह समेत 15 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इनमें से 7 सरकारी गवाह बन गए, जिनमें राम शरण दास, ब्रह्मदत्त, जयगोपाल, मनमोहन बनर्जी, हंसराज बोहरा और ललित कुमार मुखर्जी शामिल थे। इस केस में भी भगत सिंह ने कोई वकील नहीं रखा। अपनी सफाई में उन्होंने कुछ नहीं कहा और मुकदमे की सुनवाई के दौरान भगत सिंह ने दुनी चंद को अपनी कानूनी सलाहकार बनाया, लेकिन ये साफ कर दिया गया था कि दुनी चंद ना तो किसी गवाह से कोई सवाल करेंगे और ना ही कोर्ट में जज से कोई बात करेंगे। भगत सिंह के पिता
किशन सिंह ने वायसराय ऑफ इंडिया के सामने याचिका लगाई कि सैंडर्स की हत्या के दिन भगत सिंह लाहौर में थे ही नहीं। जब भगत सिंह को पता चला तो उन्होंने अपने पिता पर गुस्सा किया और पत्र लिखकर कहा कि मुझसे मशवरा किए बिना आपको ऐसा पत्र नहीं लिखना चाहिए। आखिरकार वही हुआ और 7 अक्टूबर 1930 को सैंडर्स की हत्या का दोषी पाते हुए कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। और अब थोड़ा बात कर लेते हैं महात्मा गांधी और नेहरू की कि उन्होंने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। 14 फरवरी 1931 को पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने अपील की और कहा कि भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। ध्यान से सुनना जो हम बोल रहे हैं। उनकी अपील खारिज हो गई और 16 फरवरी को एक और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज हो गई। फिर 18 फरवरी को महात्मा गांधी की वायसराय से बात हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने वायसराय से कहा कि उन्हें भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। देखिए, यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा है कि वायसराय ने उनसे कहा कि फांसी खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन उसे अभी के लिए टाला जा सकता है, टॉलरेट किया जा सकता है। लेकिन वायसराय अपनी बात पर कायम नहीं रहे और 24 मार्च को भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की तारीख मुकर्रर हो चुकी थी। 19 मार्च को महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के सामने फिर से एक मुद्दा रखा कि भगत सिंह की फांसी को टाला जाए, लेकिन इरविन ने साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने आसफ अली को भगत सिंह के पास भेजा ताकि भगत सिंह से वादा करवा सके कि उनकी सजा माफ हो जाए तो वो हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। ये वो भगत सिंह है, उन्होंने ये सोचा ही नहीं था, उन्होंने ये सब सोच के काम ही नहीं किया था, उन्हें कुछ और करना था। देखिए, भगत सिंह ने आसफ अली से मिलने से भी इनकार कर दिया। भगत सिंह अड़े रहे। फिर महात्मा गांधी ने 21 मार्च और 22 मार्च को लगातार 2 बार इरविन से बातचीत की और इरविन नहीं माने। फिर 23 मार्च को फिर महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी, लेकिन तब तक इरविन चिट्ठी पढ़ते पढ़ते तय तारीख से एक दिन पहले ही 28 मार्च को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। 24 मार्च को जब महात्मा गांधी कांग्रेस के कराची अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे तो उनका भयंकर विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने कहा, चाहे वो कोई भी हो, उसे सजा देना मेरे अहिंसा धर्म के खिलाफ है, तो मैं भगत सिंह को बचाना नहीं चाहता था। ऐसा शक करने की कोई वजह नहीं हो सकती है। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने फांसी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, कई मुलाकातें की और 23 मार्च को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार हुई। और रही नेहरू की बात, तो उन्होंने 12 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह की फांसी से पहले ही एक सार्वजनिक भाषण में कहा था, क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मैं उनसे सहमत हूं या ना हूं, मेरे मन में भगत सिंह जैसे व्यक्ति के लिए साहस और श्रद्धा भरी है। भगत सिंह जैसा साहब बड़ा दुर्लभ है। वायसराय को अपने दिल से पूछना चाहिए कि भगत सिंह एक अंग्रेज होते और उन्होंने इंग्लैंड के लिए ऐसा किया होता तो उन्हें कैसा अनुभव होता। नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखा है कि भगत सिंह एक प्रतीक बन गए थे। कुछ ही महीनों के अंदर पूरे पंजाब के अंदर, शहर और हर गांव के अलावा भारत के बाकी हिस्सों में भी उनका नाम गूंजने लगा था। उन पर अनेकों गीत रच गए थे। उन्हें जो लोकप्रियता मिली थी वो अद्वितीय थी। इसकी कि अगर भगत सिंह की फांसी रुक गई होती तो क्या होता, तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण बटुकेश्वर दत्त। देखिए, भगत सिंह को फांसी सैंडर्स की हत्या वाले केस में हुई थी। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले मामले में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उम्र कैद हुई थी, सुनना। और भगत सिंह की फांसी के बाद बटुकेश्वर दत्त को काला पानी भेज दिया गया था। आप पर छोड़ते हैं कि अगर भगत सिंह की फांसी रुक गई होती तो क्या होता, और आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में आजादी के बाद जिंदा रहे क्रांतिकारियों के साथ क्या क्या सलूक किया गया है, ये सबको मालूम है।
बाकी इसका दोषी कौन है, ये एक लंबी बहस है जिस पर हम लोग बातचीत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस अपराध से ना तो किसी राजनेता को बरी किया जा सकता है और ना ही हमको या फिर आपको, समझ रहे हैं ना।